बुक बास्केट में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाओलो कोएल्हो द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलर बुक अल्केमिस्ट के बारे में। इस किताब का 80 से अधिक भाषाओं में प्रकाशन हो चुका है तथा 8.5 करोड़ से अधिक कॉपीज बिक चुकी हैं। यह एक गडेरिया की कहानी है जो मिस्र के पिरामिडों में दफन खजाने को खोजने के लिए निकलता है। रास्ते में वो बहुत कुछ सीखता है और अंत में खजाना और अपने अंदर के ज्ञान को हासिल कर लेता है। किताब पर चर्चा शुरू करें इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सेंटियागो नाम का वह गडरिया अपने भेड़ों के साथ एक वीरान गिरजाघर में पहुंचा। शाम ढल चुकी थी, इसलिए उसने वहीं रात बिताने का फैसला किया। उसने अपनी जैकेट से फर्श से साफ किया और अपने उस किताब का तकिया बनाकर सो गया जिसे उसने अभी अभी खत्म किया था। उसे वही सपना फिर आया जो पिछले हफ्ते आया था और इस बार भी सपना पूरा होने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। वह अक्सर भेड़ों से बातें करता। आजकल वह उनसे सिर्फ उस लड़की के बारे में बात करता जो उस गांव के दुकानदार की बेटी थी जहां वह 4 दिन बाद पहुंचने वाला था। पिछले साल दुकान पर अपनी भेड़ों का ऊन बेचने के दौरान वह उस काले बालों और मनमोहक आंखों वाली लड़की से मिला था। उसके माँ बाप उसे पादरी बनाना चाहते थे, पर उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर एक दिन अपने पिता से कहा कि वह पादरी नहीं बल्कि गडरिया बनना चाहता है। उसने सूरज को देखकर हिसाब लगाया कि वह दोपहर से पहले टेरिफा पहुंच जाएगा। उसे याद आया कि टेरिफा में एक बुढ़िया है जो सपनों को पढ़ना जानती है। भेड़े अपने दोस्त की तबीले में छोड़कर वो बुढ़िया से मिलने पहुंचा। उसने औरत को बताया कि उसने सपने में देखा कि जब वह चारागाह में है तब एक छोटी लड़की आती है और भेड़ों के साथ खेलने लगी। फिर अचानक उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे मिस्र की पिरामिडों पर ले गई। उस बच्ची ने मुझसे कहा कि जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें छिपा हुआ खजाना मिलेगा। और जब वह मुझे वह जगह दिखाने वाली थी तभी दोनों बार मेरी नींद खुल गई। सपना सुनकर औरत थोड़ी देर खामोश रही। फिर उसने लड़के से कहा कि मैं तुमसे इसकी कोई फीस नहीं लूंगी, लेकिन अगर तुम्हें खजाना मिल गया तो मैं उसका 10वां हिस्सा लूंगी। उसने लड़के से कहा कि अगर तुम्हें छोटी बच्ची ने पिरामिड को दिखाया है तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। लड़का वहां से निकल गया। वह बाजार गया, उसने कुछ खाया, एक मोटी किताब ली, एक नई वाइन खरीदी और उसे चखने के लिए एक चौक की बेंच पर जाकर बैठ गया। वह उस पुस्तक को पढ़ने लगा। तभी उसकी बगल में एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। उसने लड़के से कहा कि वह थका हुआ है और उसने लड़के की वाइन से चुस्की लेने की इच्छा जाहिर की। लड़के ने बोतल उस बूढ़े आदमी के आगे कर दी कि इससे बूढ़ा उसे अकेला छोड़ देगा, लेकिन बूढ़ा बात करना चाहता था। बूढ़े ने उस पुस्तक को देखा और कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेकिन इस पुस्तक में भी वही सब बातें लिखी हैं जो दुनिया की बाकी पुस्तक में लिखी हैं। फिर दोनों में बातचीत शुरू हुई। बूढ़े ने बताया कि उसका नाम मेल्कीजेडेक है और वह सलीम का राजा है। बूढ़े ने बताया, मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम छुपे हुए खजाने को कैसे हासिल कर सकते हो। लड़के को अपना सपना याद आया। लड़का पास ही में एक किले पर पत्थर की ढलान पर चढ़कर बैठ गया। वह वहां से सारा शहर देख सकता था। हवा बह रही थी। लोग उस हवा को लिवेंटर कहते थे। लड़के ने सोचा, मैं यहाँ हूँ अपनी भेड़ों और अपने खजाने के बीच। उसे इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना जरूरी था, एक जिसका वह आदी हो चुका था और दूसरा जो वह पाना चाहता था। फिर दुकानदार की बेटी भी थी, लेकिन वह उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। लड़के ने सोचा, जैसे उसे अपने घर और माँ बाप के बिना रहने की आदत पड़ गई, वैसे ही भेड़ों को भी उसके बिना रहने की आदत पड़ जाएगी। अगले दिन दोपहर को लड़का उस बूढ़े से मिला। वह अपने साथ 6 भेड़ लेकर गया था। बाकी भेड़ें उसके दोस्त ने खरीद ली थी। लड़के ने पूछा कि खजाना कहाँ है। तब बूढ़े ने कहा कि वे मिस्र के पिरामिड के पास है। तुम्हें उन भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ना होगा जो तुम्हारे लिए छोड़े गए हैं। बूढ़े ने अपना लबादा खोला। उसने सोने का भारी कवच पहन रखा था जो बेशकीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। बूढ़े ने कवच के बीच से एक काला और सफेद रत्न निकालकर उसे देते हुए कहा, ये लो, इन्हें यूरिम और थुम्मिम के नाम से जाना जाता है। काले का अर्थ हाँ और सफेद का अर्थ है नहीं। जब तुम्हें भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ने में मुश्किल पेश आएगी तो ये उनको पढ़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। याद रहे, सवाल हमेशा ऐसा पूछना जिसका जवाब हाँ या ना में हो। जहां तक संभव हो अपने फैसले खुद ही लेना।
लड़के ने पत्थर अपने थैले में रख लिए और वह चल दिया। लड़का अफ्रीका के एक बार में बैठा था। लड़के को अरबी नहीं आती थी। तभी एक नौजवान ने स्पेनिश में लड़के से बात शुरू की। लड़के ने उससे कहा कि क्या वह उसे पिरामिडों तक ले जा सकता है। उसके बदले वह उसे गाइड के तौर पर पैसे देगा। उस नौजवान ने कहा, क्या उसके पास पर्याप्त पैसा है? उस पर लड़के ने अपने थैले से पैसा निकालकर दिखाया। नौजवान ने कहा, इसके लिए पहले हमें 2 ऊंट खरीदने होंगे, और वह लड़के को सकरी गलियों से घुमाता ले गया। एक जगह लड़के को दुकान पर एक बहुत खूबसूरत तलवार दिखी। जब वह उसे देखने गया तभी वह नौजवान पैसों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। लड़का पूरी तरह से हताश हो गया। वह सोचने लगा, सूर्योदय के समय मैं अपनी 60 भेड़ों के साथ एक अलग जगह पर था, और अब सूर्यास्त होते होते मैं एक ऐसे देश में हूँ जहाँ की मैं भाषा तक नहीं जानता, और अब मेरे पास और कुछ नहीं बचा। लड़के को उस बूढ़े आदमी के द्वारा दिए गए वो रत्न याद आते हैं। वह उनकी आजमाइश करने की सोचता है। उसने पूछा, क्या बूढ़े का आशीर्वाद अभी भी मेरे साथ है? उसने एक पत्थर निकाला। वह हाँ था। उसने दूसरा सवाल पूछा, क्या मुझे अपना खजाना मिलेगा? वह थैले में हाथ डालकर रत्न को खोजने लगा। उसके ऐसा करने पर दोनों रत्न थैले के छेद में से निकलकर जमीन पर गिर गए। वह समझ चुका था कि उसे अपनी नीति से भागने के लिए प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अगले दिन दोपहर होते होते लड़का स्फटिक की एक दुकान के पास पहुंचा, जो कि पहाड़ के रास्ते पर थी। लड़के ने दुकानदार से कहा कि अगर आप चाहे तो मैं आपके शोकेस में रखे शीशे के बर्तनों को साफ कर सकता हूँ। बदले में आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। आदमी ने कुछ नहीं कहा। लड़के ने खुद ही फैसला लिया और उसने अपनी जैकेट से शोकेस में लगे सारी चीजों को साफ करना शुरू कर दिया। उसी बीच 2 आदमी आए और कुछ सामान खरीद कर चले गए। जब उसने सफाई का काम निपटा दिया तो दुकानदार उसे खाने के लिए पास के एक कैफे में लेकर गया। उसने लड़के से कहा कि जब तुम सफाई कर रहे थे तो 2 लोग खरीदारी करके गए। यह एक अच्छा शगुन है। क्या तुम मेरी दुकान पर काम करना चाहोगे? लड़का मान गया। लड़के को स्फटिक की दुकान पर काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। व्यापारी लड़के को हर बिक्री पर अच्छा कमीशन देता था। एक दिन लड़के ने व्यापारी से कहा कि मैं स्फटिक की चीजों को प्रदर्शित करने के लिए एक डिस्प्ले केस तैयार करना चाहता हूँ। ऐसा करने से सामानों की बिक्री और बढ़ गई। एक दिन उसने एक राहगीर को यह कहते सुना कि इस रास्ते पर कहीं कुछ पीने को भी नहीं मिला, क्योंकि लड़का भविष्य सूचित संकेतों को पढ़ने का आदी हो चुका था। इसलिए उसे एक आइडिया आया। उसने दुकानदार से कहा कि क्यों ना हम क्रिस्टल के गिलास में चाय बेचना शुरू कर दे। इससे जो लोग चाय पिएंगे वह गिलास को खरीदना भी चाहेंगे। पहाड़ी पर क्रिस्टल के कप में चाय बेची जाने लगी। बहुत से लोग वहां से क्रिस्टल के गिलास को खरीद कर ले जाते थे। कारोबार बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। फिर एक दिन लड़के ने दुकानदार से कहा कि आज मैं निकल रहा हूँ, मेरे पास वापस जाने के लिए पर्याप्त पैसा है। वह सोच में था कि वह वापस जाकर भेड़ें खरीदे या फिर पिरामिड पर जाकर खजाना खोजे। अंततः उसने अपनी नीति को हासिल करने का फैसला किया। वह एक गोदाम पर पहुंचा जहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज अफसर से हुई, जो कि पारस पत्थर की खोज में दुनिया के महानतम पुस्तकालय में अपार समय खर्च कर रहा था। वह दोनों ही मिस्र जाने के लिए उस गोदाम पर आए थे। कारवा के सरदार ने सब लोगों से कहा कि मेरे साथ चलने वाले हर आदमी की जिंदगी और मौत मेरे हाथों में होती है। कसम खाइए कि मैं जो भी हुक्म दूंगा उसे आप मानेंगे। रेगिस्तान में हुक्म न मानने का मतलब है मौत। फिगुल की आवाज के साथ कारवा पूरब की ओर चल पड़ा। लड़का खामोशी के साथ रेगिस्तान में जानवरों और लोगों की आवाजाही को देखता। कारवा दिशा सूचक यंत्र की सुई की दिशा में बढ़ता जाता था। अगर दिशा में कोई चट्टान आ जाती तो कारवा घूमकर उस चट्टान को पार करके फिर से उसी दिशा में आगे बढ़ने लग जाता। उसने अपने बगल के ऊंट चलाने वाले से दोस्ती कर ली। कभी कभी उनके कारवा की मुलाकात दूसरे कारवा से हो जाती थी और वह आपस में ऐसी चीजों और जानकारी को इधर से उधर देते थे जो आगे के रास्ते में उनको काम आती। एक रात अंग्रेज और लड़के ने टहलते हुए एक दूसरे को अपनी जिंदगी की दास्तां सुनाई। अंग्रेज ने बताया कि वह कीमियागर से मिलकर पारस पत्थर का रहस्य जानना चाहता है। लड़के को पता चला कि इसके तरल हिस्से को अमृत के नाम से जाना जाता है, जिसे पीने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, और ठोस हिस्सा पारस पत्थर कहलाता है, जिसका एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी धातु की बड़ी मात्रा को सोने में बदल सकता है। एक दिन उसको ऊंट चलाने वाले दोस्त ने बताया कि कबीलाई लोगों के बीच लड़ाई छिड़ चुकी है। अगर कारवा नगलिस्तान तक पहुंच गया तो यह उनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी।
वक्त बहुत तेजी से बीता और वे नगलिस्तान तक पहुंच गए। रेगिस्तान में कबीले आपस में लड़ते थे और नगलिस्तान को शरण स्थल के रूप में छोड़ दिया जाता था, क्योंकि वहां पर ज्यादातर औरतें और बच्चे रहते थे। कारवा के सरदार ने कहा कि कबीलों की लड़ाई खत्म होने तक हमें नगलिस्तान में ही रहना होगा। अंग्रेज ने लड़के से कहा कि मुझे कीमियागर के ठिकाने का पता लगाने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। पहले उन दोनों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वह नहीं मिला। तब उन्होंने कईयों से पूछा, पर कोई भी कीमियागर को नहीं जानता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने एक जवान औरत आई। लड़का पूछने के लिए उसके पास गया। उसे देखकर लड़के को एहसास हुआ कि यही वह शगुन था जिसका वह जीवन भर इंतजार कर रहा था। लड़की ने बताया कि एक इंसान वहां दूर दक्षिण में रहता है। अंग्रेज कीमियागर से मिलने चल दिया। अगले दिन लड़का उस लड़की से मिलने की उम्मीद में कुएं पर लौटा तो उसने देखा कि अंग्रेज वहां पर था, जो रेगिस्तान की तरफ देख रहा था। उसने बताया कि पारस पत्थर का पूछने पर कीमियागर ने उससे कहा कि जाओ और कोशिश करो। तब लड़के ने कहा तो जाइए, कोशिश करिए। अंग्रेज के जाते ही वह लड़की फातिमा आई और उसने अपने घड़े में पानी भरा। लड़के ने उससे अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि मैं हर रोज यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। लड़का हर रोज फातिमा से मिलने कुएं पर जाने लगा। आपस में ढेर सारी बातें होने लगी। उसने लड़की को अपने जीवन और उन पिरामिडों के बारे में बताया जहां वह खजाने की खोज में जा रहा था। लड़की ने उससे कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। अगर मैं वाकई तुम्हारी ख्वाब का हिस्सा हूँ तो तुम एक दिन वापस जरूर आओगे। तुम्हें समझना चाहिए कि प्रेम कभी किसी आदमी को उसकी नीति की तलाश करने से नहीं रोकता। मैं एक रेगिस्तानी औरत हूँ और मुझे इस बात पर फक्र है कि मैं अपने पति को उसी तरह आजाद भटकते हुए देखना चाहती हूँ जैसे रेगिस्तान में हवा भटकती है। लड़का रेगिस्तान में दूर टहलते हुए एक चट्टान पर जाकर बैठ गया। उसने आकाश में बाज के जोड़े को उड़ते हुए देखा। वह उस उड़ान में से अर्थ निकाल रहा था। तभी उसने देखा कि एक बाज ने दूसरे के ऊपर झपट्टा मारा और उसी समय लड़के को दूर से आती हुई एक फौज दिखी। लड़के को एहसास हुआ कि नगलिस्तान पर हमला होने वाला है। लड़के ने फातिमा के बारे में सोचा और उसने तय किया कि वह जाकर कबीले के सरदार को इस बारे में बताएगा। लड़का नगलिस्तान के बीचों बीच विशाल सफेद तंबू के सामने पहरेदार के पास पहुंचा और उससे कहा कि वह रेगिस्तान से भविष्य सूचक संकेत लेकर आया है और सरदार से मिलना चाहता है। इंतजार के बाद पहरेदार ने लड़के को अंदर तंबू में जाने को कहा। वह अंदर पहुंचा। वहां पर 8 सरदार थे, जिनमें एक मुख्य सरदार था। एक सरदार ने पूछा, कौन है ये लड़का जो भविष्य सूचक संकेतों की बात करता है? लड़के ने सारी बातें बता दी। उन सभी के बीच उत्तेजनापूर्ण चर्चा होने लगी। चर्चा समाप्त होने पर उस बूढ़े सरदार ने कहा, हमें रेगिस्तान के पैमानों पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम जानते हैं वह सब हमें रेगिस्तान ने ही सिखाया है। सरदार ने इससे निपटने के लिए एक योजना बनाकर सबको सूचना देने का हुक्म दिया। लड़का जब बाहर निकलकर अपने तंबू की तरफ जा रहा था, तभी भीषण गर्जना के साथ पूरा इलाका धूल के बवंडर से भर गया। धूल के छटने पर उसने देखा कि घोड़े पर पूरी तरह काले लबादे में ढका एक आदमी सवार था, जिसके बाएं कंधे पर एक बाज बैठा हुआ था। वह लड़की के पास आया। उसने म्यान से तलवार निकाली और कहा, कौन है जो बाज की उड़ान के अर्थों को पढ़ने का दुस्साहस करता है? लड़के ने बिना डरे कहा, मैं हूं जिसने जरूरत की है, और उसने अपनी गर्दन आगे कर दी। अजनबी तलवार की नोक को लड़के के माथे से टिकाए रहा। उसने कहा, कल तुम सब मारे जाओगे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लड़के ने कहा, मैंने तो सिर्फ फौज देखी थी, मैंने जंग का नतीजा नहीं देखा था। इस जवाब से वह आदमी संतुष्ट हो गया। उसने तलवार म्यान में रख ली और कहा, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान लेना था। तुम्हें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। तुम बहुत दूर निकल आए हो। सूरज डूबने तक अगर तुम्हारा सर सलामत रहता है तो तुम मुझसे आकर मिलना। लड़के ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उस आदमी ने दक्षिण की ओर इशारा किया। लड़का समझ गया कि वे कीमियागर हैं। अगले दिन सुबह 2000 हथियारबंद आदमी तैनात थे। जब कबीले हमले के लिए घुसे तो उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया और मार दिया गया। कबीले के सरदार ने लड़के को बुलवाया। उसको तोहफे के तौर पर सोने के 50 मोहरे दी तथा उसे नगलिस्तान का सलाहकार बनने का न्योता भी दिया। सूरज ढलने पर लड़का कीमियागर के तंबू के पास बैठकर इंतजार करने लगा। काफी रात होने के बाद घोड़े पर सवार होकर उसे कीमियागर आता दिखाई दिया। उसके कंधे पर 2 मरे हुए बाज थे। उसने लड़के को अपने साथ तंबू में आने का इशारा किया।
कीमियागर ने कहा, भविष्य सूचक संकेतों की मदद से मुझे हवा ने बताया कि तुम यहाँ आओगे और तुम्हें मदद की जरूरत होगी। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से किसी चीज की चाहत करता है तो सारी कायनात मिलकर उसके सपने को साकार करने के लिए काम करने लगती है। लड़का समझ गया यहाँ पर उसकी मदद के लिए एक और आदमी है। उसने कहा, मुझे तो मेरा खजाना पहले ही मिल चुका है। मेरे पास क्रिस्टल की दुकान से कमाया गया पैसा है, 50 सोने के मोहरे हैं और अब मेरे पास फातिमा भी है। कीमियागर ने कहा, याद रखो, जहाँ तुम्हारा दिल है वही तुम्हारा खजाना है। तुम्हें खजाने को खोजना ही होगा ताकि उसकी राह में अब तक तुमने जो कुछ सीखा है वह सार्थक हो सके। फातिमा एक रेगिस्तानी औरत है। वह जानती है कि मर्दों को वापस लौटने के लिए बाहर जाना होता है। उसे तो खजाना मिल चुका है, वह तुम हो। वह चाहती है कि तुम्हें वह चीज मिले जिसकी तलाश तुम कर रहे हो। लड़का चलने को तैयार हो गया। कीमियागर ने कहा, कल अपना ऊंट बेचकर एक घोड़ा ले लेना। ऊंट धोखेबाज होते हैं, वह बिना थके चलते हैं और फिर अचानक घुटने टेक देते हैं, लेकिन घोड़े धीरे धीरे थकते हैं और तुम्हें हमेशा यह मालूम होता है कि उनसे कितनी उम्मीद करनी चाहिए या वह कब तक मरने वाले हैं। लड़का पूरी रात जागता रहा। सुबह होने से 2 घंटे पहले वह फातिमा के तंबू पर पहुंचा। उसने फातिमा से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम यह समझ लो कि मैं वापस आऊंगा। रेगिस्तान की तरफ जाते हुए कीमियागर ने लड़के से कहा, उस बारे में मत सोचो जो तुम पीछे छोड़ आए हो। वे जब रात को पड़ाव डालते थे तो बाज उड़कर भोजन की तलाश में निकल जाता और शिकार करके लाता। इसी तरह वे 1 सप्ताह तक चलते रहे। 7वें दिन कीमियागर ने लड़के से कहा कि तुम्हारा सफर करीब करीब खत्म होने को है। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि तुम अपनी नीति की खोज में लगे रहे हो। अपने दिल की आवाज सुनो, वह सब कुछ जानता है क्योंकि वह कायनात की रूह से पैदा हुआ है और एक दिन उसी में वापस लौट जाएगा। वे रेगिस्तान पार करते रहे। लड़का अपने दिल की आवाज सुनते जा रहा था। उसके दिल ने उससे कहा, इंसान के दिल ऐसे ही होते हैं। लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण सपने को पूरा करने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वह उनके काबिल नहीं है और उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी के हर व्यक्ति का एक खजाना है जो उसकी प्रतीक्षा करता है। हम यानी लोगों के दिल उन खजानों के बारे में बहुत कम ही बात करते हैं क्योंकि लोग उनकी खोज नहीं करना चाहते। हम उनके बारे में सिर्फ बच्चों से बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग इस वजह से दुखी हो जाएं कि उन्होंने अपने हृदय की आवाज नहीं सुनी। लड़के ने यह सारी बातें कीमियागर को बताई। वह समझ गया कि लड़के का दिल कायनात की रूह की ओर वापस लौट आया। कीमियागर ने कहा, जब तक सपना साकार नहीं होता तब तक कायनात हर उस चीज का इम्तिहान लेती है जो उस सपने को साकार करने की राह में सीखी गई होती है। लड़के को अपने समुदाय की कहावत याद आ गई। उसमें कहा गया था कि रात का सबसे अंधेरा क्षण सुबह होने के ठीक पहले का होता है। उन्होंने रेगिस्तान में सफर जारी रखा। अब जब लड़के का हृदय उससे बात करता था तो उसका उद्देश्य लड़के को प्रोत्साहित करना और उसे बल प्रदान करना था। एक दिन जब वे कबीले के पास से गुजरे तो 2 हथियारबंद घुड़सवारों ने उन्हें पकड़ लिया। उन दोनों को एक फौजी शिविर में ले जाया गया। एक फौजी ने लड़के और कीमियागर को धक्का देकर तंबू के भीतर किया जहां फौज का सरदार था और कहा, यह दोनों जासूस हैं। कीमियागर ने कहा, हम दोनों तो मुसाफिर हैं। मैं तो एक इंसान हूँ जो रेगिस्तान में भटकता है और सितारों को जानता है। सरदार ने पूछा, और तुम्हारा दोस्त कौन है? कीमियागर ने कहा, यह कीमियागर है। लड़का चुपचाप डरता हुआ सब सुनता रहा। यह आपके कबीले को पैसे देने आया है। और उसने लड़के के थैले को झपटकर मोहरे सरदार को दे दी। सरदार ने पूछा, यह कीमियागर क्या होता है? कीमियागर ने कहा, यह वह इंसान होता है जो कुदरत की ताकतों को समझता है। अगर वह चाहे तो हवा की ताकत से इस पूरे खेमे को तबाह कर सकता है। सारे आदमी हंस पड़े। सरदार ने कहा, मैं चाहता हूँ कि यह इसे करके दिखाए। और उसने लड़के को 3 दिन की मोहलत दी। तंबू से बाहर निकलने पर लड़के ने कहा, आपने मेरी जिंदगी भर की कमाई उनको दे दी। उस पर कीमियागर ने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम जिंदा ही नहीं बचते। फिर वह कमाई किस काम की रहती। 2 दिन लड़के ने रेगिस्तान को देखते हुए बिता दिए, लेकिन लड़के को अभी भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुद को हवा में कैसे बदले। तीसरे दिन सरदार अपने कुछ अफसरों और कीमियागर के साथ लड़के का वह कारनामा देखने पहुंचा। लड़का उनको एक चट्टान पर ले गया जिस पर उसने अपना पिछला दिन गुजारा था। लड़के ने दूर देखा, उसे पर्वत दिखाई दे रहे थे। रेगिस्तान ने उससे पूछा, आज तुम यहाँ क्या चाहते हो?
क्या तुमने कल पूरा दिन मुझे देखते हुए नहीं गुजार दिया था? लड़के ने कहा, जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे वह लड़की भी दिखती है जिसके पास मैं लौटना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं खुद को हवा में बदल सकूं। रेगिस्तान ने कहा, यह तो तुम्हें हवा से ही पूछना पड़ेगा। लड़के ने हवा से बात करना शुरू किया। हवा को लड़के और रेगिस्तान की बातों का पता था। हवा ने कहा, हम दोनों दो अलग चीजें हैं, तुम हवा नहीं बन सकते। लड़के ने कहा, यह सही नहीं है। मैंने अपने सफर के दौरान अनेक रहस्यों को जाना है। मेरे अंदर वह हर चीज मौजूद है जो इस दुनिया में रची गई है। मैं तुम जैसा होना चाहता हूँ ताकि मैं दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकूं। हवा जोर जोर से बहने लगी। रेगिस्तान की धूल ऊपर उठने लगी। अंततः उसे एहसास हो गया कि वह सारी दुनिया में बहना जानती है, लेकिन इंसान को हवा में बदलना उसे नहीं आता। उसने कहा, शायद बेहतर हो आसमान से पूछकर देखो। हवा अपनी पूरी ताकत के साथ बहने लगी और आसमान धूल से भर गया। शिविर में चारों तरफ सब कुछ दिखना बंद हो गया। सूरज ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? लड़के ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हवा बनने में मेरी मदद करो। तब सूरज ने कहा, कुदरत मुझे सृष्टि के सबसे ज्ञानवान हस्ती के रूप में जानती है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं तुम्हें हवा में कैसे बदलूं। तुम उस हाथ के पास जाओ जिसने यह सब कुछ बनाया है। हवा बहुत गौर से बातचीत सुन रही थी और वह दुनिया के कोने कोने में जाकर यह खबर देना चाहती थी कि सूरज के ज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं। वह बताना चाहती थी कि सूरज इस लड़के से नहीं निपट पा रहा था जो कायनात की जुबान में बात करता था। लड़के ने उस हाथ की ओर रुख किया जिसने सब कुछ रचा था। ऐसा करते ही उसने महसूस किया कि सारी कायनात खामोश हो गई और उसने चुप रहने का फैसला किया। उसके हृदय में प्रेम की लहर दौड़ गई। वह ऐसी प्रार्थना करने लगा जो उसने पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि वह मुक्त प्रार्थना थी। लड़का कायनात की रूह तक पहुंचने में कामयाब रहा था। उस दिन हवा इतनी तेज थी जितनी तेज वह पहले कभी नहीं थी। सब लोगों ने उस जगह पर देखा जहां पहले लड़का था, लेकिन अब लड़का वहां नहीं था। वह शिविर से दूर एक संतरी के पास खड़ा था। लोग उसकी ताकत को देखकर दहशत में आ गए थे, लेकिन दो लोग मुस्कुरा रहे थे, पहला कीमियागर और दूसरा सरदार। दूसरे दिन सरदार ने लड़के और कीमियागर को विदाई दी। वह दोनों पूरे दिन सफर करके शाम को कोप्टिक मठ में पहुंचे, जहां पर कीमियागर ने लड़के को रागा से सोना बनाकर दिखाया। उसने उस सोने के 4 टुकड़े किए। उसने एक मठवासी को दिया, एक हिस्सा लड़के को दिया, एक हिस्सा खुद रखा और चौथा हिस्सा मठवासी को यह कहकर पकड़ा दिया कि यह इस लड़के के लिए है, अगर कभी इसे जरूरत पड़े तो यह इसे दे दीजिएगा। और वह वापस लौट गया। लड़का अपने घोड़े पर सवार होकर घंटों तक रेगिस्तान में चलता रहा। जब वह किले की चोटी पर पहुंच गया तो उसका दिल उछल पड़ा। उसके सामने चंद्रमा की रोशनी से जगमगाते मिस्र के आलीशान पिरामिड खड़े थे। लड़का अपने घुटनों पर झुककर रोने लगा। उसने परमेश्वर का शुक्र अदा किया जिसने उसे वहां तक पहुंचाया और रेगिस्तान की उस स्त्री से मिलाया था जिसने उससे कहा था कि प्रेम किसी इंसान को कभी उसकी नियति से दूर नहीं रखता। लड़के का आंसू जहां गिरा वहां एक गुबरीला कीड़ा तेजी से भागा जा रहा था। अपने रेगिस्तान में बिताए समय के दौरान उसने सीखा था कि मिस्र में गुबरीले कीड़े परमेश्वर का प्रतीक होते हैं। लड़का उस जगह पर पूरी रात खुदाई करता रहा। खुदाई के दौरान लड़के के पास बहुत सारे लोग आ गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, हम कबीलाई जंग के शरणार्थी हैं, हमें पैसे की जरूरत है, तुम यहाँ क्या छुपा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। उनमें से एक ने लड़के को पकड़कर झटके से गड्ढे में खींच लिया और एक आदमी ने उसकी तलाशी ली तो उसे सोना मिला। उन्होंने कहा, हो सकता है इसके पास और भी सोना हो जो इसने यहाँ छुपाया हो। उन्होंने लड़के को और खुदाई करने के लिए मजबूर किया तथा उसे पीटना शुरू कर दिया। लड़के के कपड़े चितड़े चितड़े हो गए और उसे मौत अपने एकदम करीब नजर आ रही थी। उसे याद आया कि कीमियागर ने उससे कहा था कि अगर तुम मरने वाले हो तो पैसा तुम्हारे किस काम का है। ऐसा बहुत कम होता है कि पैसा इंसान की जिंदगी बचा ले। अंत में लड़का उन आदमियों पर चीख पड़ा, मैं खजाने की खुदाई कर रहा हूँ। मुझे 2 बार सपना आया है कि मिस्र के पिरामिड के पास खजाना छिपा हुआ है। जो आदमी उस गिरोह का मुखिया था उसने कहा, छोड़ो, इसके पास कुछ नहीं है, और वहां से जाने लगे। जाने से पहले मुखिया लड़के के पास वापस आया और बोला कि तुम मरोगे नहीं, तुम जिंदा रहोगे और यह सीख लोगे कि इंसान को इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए। 2 साल पहले ठीक इसी जगह पर मुझे भी सपना आया था। मैंने देखा कि मुझे स्पेन के मैदानों में जाना चाहिए
और उस चर्च के खंडर की तलाश करनी चाहिए जहाँ गडरिया और उसकी भेड़ें सोती हैं। अगर मैं वहाँ खोदूंगा तो वहाँ मुझे एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं था। उस बार बार आने वाले सपने की वजह से मैं समूचा रेगिस्तान पार करता और वहां जाता। जब वह चले गए तब लड़का खड़ा हुआ और उसने पिरामिड को देखा जो उस पर हंस रहे थे। जवाब में वह भी हंस पड़ा क्योंकि अब वह जान गया था कि उसका खजाना कहाँ है। लड़का उस छोटे से उजाड़ गिरजाघर पर पहुंच गया। वहां पर प्रार्थना कक्ष में वह चिनार का दरख्त अभी भी मौजूद था। लड़का आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, तुझे सारा किस्सा मालूम था। तूने तो मठ में थोड़ा सा सोना भी मेरे लिए रख छोड़ा था ताकि मैं गिरजाघर तक वापस आ सकूं। जब उस मठवासी ने मुझे फटे कपड़ों में देखा तो वह मुझ पर हंस रहा था। क्या तू मुझे इन सब से बचा नहीं सकता था? उसे हवा में गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। नहीं, अगर मैंने बता दिया होता तो तुझे पिरामिड देखने को नहीं मिलते। वह कितने खूबसूरत थे, है कि नहीं? लड़का मुस्कुराया और उसने खोदना जारी रखा। उसे वहां से एक बड़ा सा संदूक मिला जिसमें खजाना था। लड़के ने अपने थैले से यूरिम और थुम्बिन निकालकर उसी संदूक में रख दिए। वे भी खजाने का हिस्सा थे। अब लड़के को पता था कि कहाँ जाना है। उसने कहा, मैं आ रहा हूँ फातिमा। दोस्तों, यह थी अल्केमिस्ट बुक की रिव्यू समरी जिसे लिखा है ब्राजीलियन लेखक पाओलो कोएल्हो। अगर आपको समरी पसंद आई है तो वीडियो पर कमेंट करना न भूले। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।